हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये क्लास 10th क्लास का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें आप लोग को चैप्टर 1B हम लोग पढ़ाएंगे। 1B हम लोग पढ़ेंगे। 1A को पहले हम लोग क्लियर कर चुके थे, इसी कारणवश हम 1A का वीडियो नहीं बना सके। हो सके तो हम लोग डाल दें, लेकिन आज का ये क्लास मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप लोग अच्छे से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर देते हैं तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको एक किताब का, आपका इस लेसन का एक्सरसाइज 1B है ना, एक्सरसाइज 1B का ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मैथ के जितने भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितने भी चैप्टर को पढ़ते हैं, जितने भी लेसन बनाते हैं, लेसन को सॉल्व करने से पहले उसको पहले वाले पृष्ठ में लिखा हुआ रहता है स्मरण करने योग्य बातें, या लिखा रहता है इन्हें याद करें, ये याद रखें। तो इन पॉइंट्सों को आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन है उस सबको क्लियर करता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है सब इन्हीं से बनाया जाता है, इन्हीं पॉइंट्स से बनाया जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी पॉइंट दिया रहता है सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना है। सभी पॉइंट को हम लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि ऑब्जेक्टिव क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं होगा। और क्लियर करने के बाद इसको हमेशा याद भी रखना होगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, सेंस क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पहला बोलता है कि एक से बड़ा वह धन पूर्णांक P, माने एक से बड़ा कोई भी धन पूर्णांक P है जिसमें केवल एक और P से भाग लगता है, एक और केवल P से भाग लगे, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। आप लोग 9th क्लास के मैथ जब सॉल्व किए होंगे तो फर्स्ट चैप्टर में आपको वास्तविक संख्या पढ़ना, वहां पर अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सारा चीज आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें केवल एक और अपने आप से भाग लगे, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो वही वाला बात यहाँ पर है कि एक से बड़ा वह धन पूर्णांक जिसमें केवल एक और P से भाग लगे, यानी P खुद से भाग लगा रहा ना, एक से बड़ा तो P है ही, तो एक और P यानी अपने आप से भाग लगता है, तो वह संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। जैसे में कुछ शुरुआत का अभाज्य संख्या होता है 2, यहां लिख दे, चलिए यहां लिखते हैं, समझिएगा आप लोग। ओहो, ठीक है, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 है, 11, 13, 17 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये अनगिनत होते हैं। तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि जितना भी हम संख्या लिखे हुए हैं, सभी संख्या में या तो एक से भाग लगता है या अपने आप से सिर्फ भाग लगता है, और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इसको विभाजित कर दे। एक और अपने आप के अलावे और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है जो इसको क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो ये सारे संख्या क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? क्लियर है? आई होप कि आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब पॉइंट नंबर 2 देखेंगे हम लोग। बोलता है कि एक न तो अभाज्य है और न ही यौगिक है। तो अभाज्य संख्या तो समझ में आ गई, कम से कम 2 बार कटना चाहिए। एक तो एक से एक अपने आप से, है ना, तो उसको अभाज्य कहेंगे। अच्छा, यौगिक संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावे और भी संख्या से विभाजित होती है, वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावे और भी संख्या किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, तो वह संख्या क्या कहलाती है? यौगिक संख्या। क्या कहते हैं? तो एक देखिए, ध्यान से सुनिए,
एक में केवल एक ही अपने आप से ना भाग लेगा जी, ये एक अपने आप से ना खाली भाग लेगा, तो दो बार तो नहीं कट रहा है, दो बार मतलब दो से नहीं, दो बार, एक तो एक और एक अपने आप, तो ऐसा होगा इसमें, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अच्छा यौगिक, एक और अपने आप के अलावा भी और कोई संख्या से कटना चाहिए, तो ऐसा होगा एक के साथ, तो ये क्या है, यौगिक संख्या भी नहीं है, न अभाज्य है और न ही यौगिक संख्या है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 समझिएगा आप लोग, लिखा हुआ है कि अभाज्यों की संख्या अनंत होती है। अभी हम ये जब लिख रहे हैं तो उस समय बताते कि इनकी संख्या अनंत होती है, जिसमें लिखा हुआ है कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। देखिए पहली बार दो ही नजर आया हो आप लोग को, आया ना, और ये दो जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह भी पूछता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो ये सब देख करके आपको पहचानना होगा कौन अभाज्य दिया है कि नहीं दिया है। ये सब में से कोई भी पॉइंट होगा तो उसको ऊपर टिक आउट करिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्नलिखित में कौन एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, तो केवल दो को टिक आउट करना है, किसको, 1 मिनट। अब अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे है, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पर हैं हम लोग चौथा पॉइंट, देखिए आपके बुक में इसका एक पॉइंट बना दिया है, उसको हम नहीं लिए है ना। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कि ए और बी सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यदि दोनों का मासा एक होगा, कोई भी दो संख्या होगा और दोनों संख्या का मासा अगर एक होगा, क्या होगा, तो वह सह अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है? एक बताओ सुनिए, दो लगातार संख्याओं का HCF 1 होता है, दो लगातार संख्याओं का HCF कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा? दो लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है। मतलब 1 और 3 1 और 2 रहेगा, या 2 और 3 रहेगा, 3 4 रहेगा, 11 12 रहेगा, तो हर एक स्थिति में उसका मसा एक ही आएगा। क्या आएगा? एक। तो ये समझ में आएगा सह अभाज्य क्या कहलाएंगे, जब ये दोनों का मसा हमेशा कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ए और बी सह अभाज्य कहलाएंगे यदि इसका मसा कितना होगा, एक होगा। क्लियर है? अगला पॉइंट अब पांचवा देखिए, धन पूर्णांकों जो अभाज्य नहीं है, इसमें जो धन पूर्णांक बहुत सारा संख्या होता है ना, तो जिसमें अभाज्य नहीं है तो शेष जो बचा हुआ रहता है वो यौगिक संख्या रहता है, या भाज्य संख्या बोल लीजिए। जो अभाज्य नहीं है, पूर्णांक होना चाहिए लेकिन वो भाज्य नहीं है, सॉरी अभाज्य नहीं है, तो उसको आप भाज्य या यौगिक बोल सकते हैं, भाज्य या यौगिक संख्या। ठीक है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर दो बार 3 होता है, 3 तो ठीक है, 4 लिखा हुआ है, 4 यौगिक संख्या है, 5 तो ठीक है, 6 लिखा हुआ है, 6 भी यौगिक है, 8 भी यौगिक है, 9 भी यौगिक है, 10 भी यौगिक है ना। तो ये सब यौगिक संख्या कहलाएंगे जो अभाज्य संख्या नहीं रहे। अब आगे देखेंगे हम लोग, ये पॉइंट भी समझ में आ गया आप लोग को। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और इसका फायदा उठा सके। तो चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि प्रत्येक यौगिक संख्या जो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में अधिक ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। जितनी भी यौगिक संख्या है वो सभी को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, सपोज यहां पर लेते 8 ही लेते हैं, तो 8 क्या है आपका, 8 एक यौगिक संख्या है। अब इसको हम चाहे तो अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? तो या 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी, तो ये 2 जो आ रहा है क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे में अगर यहाँ मान लेते 30 ही है, तो 30 को 2 गुने, देखिए 30 को पहले गुणनफल कर लीजिए, ऐसे 15, फिर 3 से 5, तो 2 गुने 3 गुने 5 आया ना कि नहीं आया? तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और 30 भाज्य संख्या, ये 30 भाज्य है यानी यौगिक संख्या है। तो इस यौगिक संख्या को
हम लोग क्या चीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अभाज्य संख्या में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो वही बोल रहा है ये वाला पॉइंट कि प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक अधिक ढंग करने में लगातार देखिए, पहले 2 3 5, ये नहीं कि पहले 5 से लगाया फिर 3 से फिर 2 से लगाया, ऐसा नहीं। आदित्य ढंग कहने का हमने लगातार देखिए, पहले 2 से लगाना है, उसके बाद 3 से, उसके बाद 5, इस तरह से आगे बढ़ते जाना है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो छठा पॉइंट भी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, संख्याओं का सर्वनिष्ठ अभाज्यों का गुणनखंडों का सबसे छोटी घात वाला गुणनफल। जिसे मान लेगा कि कोई दो संख्या रहेगा, दोनों संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनफल करेंगे, तो उन दोनों संख्याओं में जो सबसे छोटी घात आएगा, सबसे, और सर्वनिष्ठ मैंने दोनों में होना चाहिए, सर्वनिष्ठ मैंने दोनों में होना चाहिए। और जब जो सबसे छोटी घात वाला होगा वह वो दोनों संख्याओं का मसा कहलाता है, और जो सबसे बड़ी घात वाला होता है उसका गुणनफल उस संख्या का लस है। छोटी संख्या, छोटी घात वाला संख्या मसा, और बड़ी घात वाला संख्या लसा कहलाता है। क्लियर है? छोटी घात वाला संख्या को और बड़ी घात वाला संख्या को लसा कहते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए उसके बाद है 8वां पॉइंट। सभी पॉइंट को बारी बारी से आप लोग अच्छे से हम समझा रहे हैं, अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ताकि यहाँ पे हम स्टार्टिंग में ही बता दिए, आप लोग वीडियो स्टार्टिंग में बता दिए, शुरू में बता दिए हैं कि ये अगर पॉइंट आपको क्लियर होगा अच्छा से, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए पॉइंट नंबर 8 में क्या है कि मसा ए बी गुने लसा ए बी, यानी दो संख्या है, दोनों संख्या का लसा मसा जो होता है वो दोनों संख्याओं को गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं को गुणनफल के, दो संख्याओं का मसा और लसा का गुणनफल, मसा और लसा का गुणनफल दोनों संख्याओं को गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर दिया गया ए और बी, सपोज कि ए और बी दो संख्या है, सपोज हम कर लेते हैं कि ए और बी दो क्या है, संख्या है। तो ये दोनों संख्याओं का लसा और मसा जो भी आएगा उसका गुणनफल ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ये वाला कथन पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, तो आप लोग बनाइएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अगर दो संख्या दिया हुआ रहेगा तो दोनों संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो इसमें से मान लेकर अगर लसा निकालना है और दोनों संख्याओं गुणनफल और मसा दिया हो तो कैसे निकालेंगे, तो लसा बराबर होता है, देखिए ध्यान से, ये लसा यहाँ है, ये गुना कर रहा है ना इसके साथ, बराबर की इस पर आए तो भाग करेगा कि नहीं करेगा, तो वही उन्होंने लिखे यहाँ पे। तो दो संख्याओं का लसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा दोनों संख्याओं का मसा, दोनों संख्याओं का। उसी प्रकार से अगर मसा निकालना हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा दोनों संख्याओं का लसा। अच्छा, मसा मतलब महत्तम समापवर्तक और लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक होता है। कोई पूछ देगा कि मसा का पूरा नाम क्या है, तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम का मतलब, लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक होता है ना। अब यहाँ पर है 9वां पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पॉइंट को समझिएगा आप लोग ध्यान से। ये जो नियम हम लगाए हैं पॉइंट नंबर 8 वाला, ये नियम सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू होता है। कितने संख्याओं के लिए? देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि दो से अधिक संख्याओं के लिए लसा गुने मसा बराबर संख्याओं गुणनफल सत्य नहीं है, लिखा हुआ है ना। यानी दो से अधिक संख्या रहेगा तो ये नियम काम नहीं करेगा, ये नियम काम नहीं करेगा। तो आई होप कि आप लोग को ये 9 पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। हम लोग लेसन को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्या क्या बोलता है, उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग इन पॉइंट्सों की मदद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है धन पूर्णांक पी अभाज्य होगा, पी क्या होगा, अभाज्य होगा, ये मिटा दिए ना। अच्छा चलिए ठीक है, बुक में दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। पी अभाज्य होगा
यदि P में केवल एक और अपने आप से भाग लेगा, तो एक और P भराएगा पहला पॉइंट में, ठीक है। पहला क्वेश्चन सोल्व, पहला का पहला सोल्व हो गया। दूसरा है डॉट 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 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। किस संख्या को? यौगिक संख्या को जी, यौगिकों को ना अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जी। देखो ध्यान से, ये वाला दिखा, तो यहाँ भराएगा अभाज्य संख्या। क्या भराएगा? क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा, सॉरी यौगिक भराएगा, यौगिक। तीसरा, दो पूर्णांक ए और बी से अभाज्य कराएंगे यदि उसका मात्रा कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? अगला, अब देखिए ध्यान से, मैसा 48,30 बराबर मैसा 30, खाली जगह है। तो आप लोग इसके बारे में पहला चैप्टर में पढ़े हुए हैं, तो इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं क्या भराएगा ना। इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 48 और 30 है, तो 30 दे दिया था, कोई 48 भर देंगे। अब आगे देखिए, मैसा ए गुने बी, मैसा ए कॉमा बी गुने लसा ए कॉमा बी बराबर क्या होता है? ए गुने बी। देखिए यहाँ जो लास्ट वाला पॉइंट लिखे थे, 8 पॉइंट, एक पॉइंट था, दो संख्याओं का मैसा गुने दो संख्याओं का लसा बराबर होता है ए गुने बी, दोनों संख्याओं गुणनफल, तो ए गुने बी भरा जाएगा। क्लियर है? यानी पहला क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको क्लीन करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित गुणनखंड में अज्ञात संख्या को लिखें। यहां पर ए लिखा हुआ है, यहां पर बी लिखा हुआ है, यहां पे सी लिखा हुआ है, और यहां पर 17 लिखा हुआ है। 17 है ना जी। और ये साइड में लिखा हुआ है कि 2 2 2। अब देखिए यहां वाला जो संख्या ये दोनों का गुणनफल के बराबर होता है, यहां वाला संख्या ये दोनों का गुणनफल के बराबर होता है, और यहां वाला संख्या ये दोनों गुणनफलों के बराबर होता है। तो हम नीचे से चलेंगे, तो 17 दूना आ गया, 34 दूना हो गया नहीं, और फिर यहाँ भरा गया। मुझे कोई दिक्कत है? बन जाएगा ना। चलिए अगला देखिए, अब दूसरा, ये पहला था दूसरा का, अब दूसरा का दूसरा। यहां पर देखिए इस तरह से बॉक्स बनाया हुआ है, ऐसा ही ना जी। टोटल कितने बॉक्स हैं? 5 बॉक्स है। ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, लिख दिया यहाँ पर 8, फिर ऐसे और इस तरह से दिया हुआ यहाँ पे खाली जगह है, और ये दोनों को मिलने से बना दिया है यहाँ पे 72। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। देखिए 72 को तोड़ा गया है, 72 को तोड़ना और लिखना यहाँ पे, तो 72 को एक बार में 8 बार में तोड़ दिए हैं, तो 8 9 क्लियर। अब 8 को भी तोड़ना है, तो 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी, अगर 9 को तोड़ना है तो 3 के ही, क्लियर हो गया। बाहर खाइए, इजी था ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू लिखा हुआ, अभाज्य गुणनखंड एवं मैसा और लसन निकालने पर आधारित प्रश्न। पहला तीसरा देखिए लिखा हुआ है, तीसरा का पहला, निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें। केवल अभाज्य गुणनखंड करना है, जो कि छठा सतह में आप लोग किए होंगे, वही काम करना यहाँ पे। तीसरा का पहला दिया हुआ है कितना? 124, दूसरा है 156, वो दूसरा, तीसरा है 140, चौथा है 5005, और छठा है पांचवा है 32,700। इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? तो हो जाएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, इसको हम लोग को तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड अभी 8 को और 30 को किए थे ना, तो आदित्य ढंग से, तो पहले देखिए 2 से लगता है कि, तो अगर सम संख्या लास्ट में रहेगा तो 2 से लगेगा ही। सम संख्या या 0 हो,
सम संख्या या जीरो हो लास्ट में तो दूध से कटेगा। तो देखिए 6 दूनी 12 और 2 दूनी फिर दूसरा सम संख्या है जी, तो 31 बार में और कटेगा ये। 1 मिनट, ठीक है ना? अब नहीं ना कटेगा जी, तो यहाँ पर 124 बराबर लिखेंगे 2 गुने 31। कोई दिक्कत है? अब इसको और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो 2 का 2 पावर 2 गुने 31 लिख दीजिए। कोई दिक्कत? अब इसको लिखते हैं 156 का बन जाएगा ना, 140 भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये वाला बता देते हैं। चलिए 0 है ना, तो 2 से रहेगा ही ना, 2 एक काम बचेगा यहाँ 12, 6 दूनी 3 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 0 के फिर 2 से 8 दूनी 2 एक काम 18, 9 दूनी 0 के फिर 2 से 4 दूनी 1 दिन भागना लगा जी, तो 0 हुआ 19, 9 दूनी और 5 दूनी। अब दूसरे लगेगा, अब 2 3 से रहेगा ना, 3 से लगाने के लिए पहले इस सबको जोड़ो और जोड़ने पर 3 से काटना चाहिए। तो 5 4 9 9 18, 3 से करता है ना जी 18, यानी 3 से भाग 3 है काम, तो बचेगा यहाँ कितना 10 ना जी, 3 के ही 19 ना जी, 6 18, 1 बचा तो 15, 5 के ही अभी भी देखो 6 5 11, 11 4 11 3 14, 14 15, 3 से करता है ना 15, फिर 3 4 के ही बचे हैं 16, 5 के ही और फिर 5 के ही 5 5 10 14, 4 3 से नहीं करेगा, 14 4 से 3 से करता है। अब लगाएंगे लास्ट में 5 यानी 5 से 9 बचे और 5 कम, फिर अब 5 ना रहे जी 7 से 13 सते 91, फिर 13 से एक बार तो यहाँ लिखाएगा 32,760 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 3 5 गुने 7 गुने 13। अब इसको अच्छा सजा के लिखना है तो ऐसे लिख देंगे घात के रूप में, तो 2 3 बार है जी, 2 के पावर 3, 3 2 बार है तो 3 के पावर 2, 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, 13 भी एक बार है। ये आंसर हो गया। बोलिए कोई डाउट है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी सब लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मैसा और लैसा निकालना है। अभाज्य गुणनखंड के विधि से निम्नलिखित का लैसा और मैसा ज्ञात करना। देखिए बनाते हैं हम लोग। पहला है 6 और 20, चौथा का पहला। दूसरा है 17,25। तीसरा है 510,92। पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। चलिए समझिएगा आप लोग ध्यान से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मैसा दोनों ज्ञात करना है। तो लसा और मैसा ज्ञात करने के लिए अभी पॉइंट नंबर हम 7 दिए थे आप लोग को, है ना, कि सबसे कम घात वाला मैसा और अधिकतम घात वाला लसा होता है। तो सबसे पहले ये सबका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 और पहला बना रहे हैं 6 और 20 से है, तो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 2 गुने 3 और इसका 2 गुने 2 गुने 5। अब बोला है कि सर्वनिष्ठ होना चाहिए और कम से कम घात वाला होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, अगर इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करें 2 गुने 3 और इसको एक्सपेंड और कर दे 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, ये पावर छोड़े थे यहाँ पे 1 लिखना जरूरी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 वाला मैच किया है, लेकिन सबसे कम घात इसका है कि इसका है, ऊपर लगना है। तो लिखेंगे मैसा 6,20 बराबर 2। कमे घात लाना होता है, कमे घात लाना है, ये आंसर हो गया। अब दूसरा देखो 17,25 है। एक बात बताते हैं, दो संख्या में यदि एक संख्या अभाज्य हो, दो संख्या में यदि एक संख्या अभाज्य हो तो बिना सोल्व किए लिखना है कि मैसा बराबर 1 होगा।
मासा बराबर कितना होगा? इसमें अगर कॉमन किया तो एक ही ना मिल सकता है, और कोई मिलेगा? तो दो संख्या में एक संख्या अगर भाज हो तो बिना सोचे समझो बोल दो कितना होगा? ऐसे में तीसरा आप देखो 510 कौमा 92, 510 कौमा 92। तो 510 का भाज गुणनफल यहाँ कर लेते हैं, यही कर लेते हैं ना, दूसरा लगा दें, दो दूनी 11, 5 दूनी और फिर 5 दूनी, तो एक मिनट जीरो ना होगा, 5 होगा, 5 होगा, ठीक है। अब दूसरा लगेगा 10 दोबारा 3 से लगेगा ना जी, और तरीकी और 5 से ही, फिर 3 से लगेगा और 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से 17 बचे, फिर 17 से, तो इसका हो गया देखा जाए तो 510 और एक है 92, तो 510 का देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का किया जाए यहाँ पे तो दूसरे लगेगा कितना बार में? 4 और 6, ये ना, फिर दूसरे लगाएंगे 23, अब 23 लगेगा कुछ है, तो इसका हो गया 2 गुने 23। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें हम लोग, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, इसको यदि हम करते हैं तो 2 का पावर 2, 2 का पावर हाँ 2, और गुने में कितना? 23। अब ये दोनों मैच तो किया, ये दोनों, तो सबसे कम भाग किसका? तो मैसा कितना हो जाएगा? मैसा, अच्छा लासा भी निकालना है जी, मैसा खाली निकाल के हम छोड़ दे रहे हैं, ध्यान दीजिए इसमें लासा भी निकालना है। चलिए यहाँ पर लासा इसको निकालते हैं, इसको लासा निकालते हैं, तो सबसे अधिकतम घात वाला होता है, तो लासा बराबर कितना कितना का? इसमें 6 और 20 था ना, सबसे अधिकतम घात 2 का पावर, फिर 3 भी है, फिर 5 भी है, तो देखो 2 दूनी 3 गुने 5 क्या कही? 12 बचे 60 आंसर होगा। इसका मासा कितना होगा? क्लियर हो गया? बन जाएगा ये वाला के दोनों गुना, दोनों के, उसके बाद ये वाला में, तो देखो लासा निकालना ना जी। अच्छा मासा कितना आएगा इसका? 2। अब लासा ध्यान दीजिएगा कितना कितना का? 510 92 का, 2 में अधिकतम घात 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17, उसके बाद 23। अब इस सबको गुना करिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना कर लीजिए आप लोग ना। तो यहां तक सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का 4 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 से। अगर हो सके तो आप लोग अपने से सॉल्व करके करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 से कल देखेंगे हम लोग। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।